चलिए अब एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक मां का सेल, एक पिता का सेल, ये हमेशा याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी प्रणाली के अंदर काम कर रहे हैं जहां पे हमारा प्रोडक्ट सेल को ही रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करता है। हमारे पास किसी बीमारी की दवाई नहीं है, हमारे पास किसी अंग की दवाई नहीं है। पूरे डीएक्सन के इंटायर सिस्टम में किसी विशेष अंग की दवाई नहीं आती माय डियर। ये जितना जल्दी हम दिमाग में फैला लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। हमारे पास किसकी दवाई है? हमारे पास जड़, हम लोग जड़ मेंटेन करते हैं। जड़ क्या है? सेल। तो सेल क्या है? एक मां का, एक पिता का, दोनों का एक एक सेल मिला तो गर्भ में एक जाइगोट बना, जिसको बोलते हैं सिंगल सेल। उसके बाद वो गुणक में बढ़ता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जैसे वो बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे ऊतक यानी कि मांसपेशियां बन जाती है, और जैसे जैसे मांसपेशियां बनती हैं तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे अंगों का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे सिस्टम का निर्माण होता है, और फिर धीरे धीरे 9 महीना 9 दिन में एक ह्यूमन बॉडी मां के गर्भ से बाहर आती है। ये तो एक सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन 24 घंटे आपके बॉडी में ये सेल के साथ क्या होता है इसको समझना जरूरी है। और आज का जो वीडियो है, आज का जो लेसन है, हम इसी पर समझेंगे कि 24 घंटे के अंदर हमारे सेल के साथ क्या होता है, हमारी कोशिकाओं के साथ क्या होता है, उनको कितनी जटिलताओं के साथ गुजरना पड़ता है। जैसे बहुत लोग बोल देते हैं कि सर हमें इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, सर हम इस प्रोडक्ट का क्या करेंगे, सर मैं तो हेल्दी हूं। चलिए ठीक है, आप हेल्दी हैं। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि सर न्यूट्रिशन लेके क्या करेंगे, दाल चावल से सब कुछ तो मिल जाता है। तो ये एक भाषा होती है लोगों की जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग यूज करते हैं। अगर आप सेल का डेली का वर्किंग समझ गए तो हमको लगता है सारी चीजें अभी आपको कहा जाता है ना, डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब खोल देना, खत्म कर देना। वो सारा जो शंका है वो सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन कब? जब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब। ठीक है, जब उसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, और वो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो हमको यह समझ में आ जाएगा कि हम तो अभी जिससे बात कर रहे हैं बेसिक क्या है। बेसिक हम बात कर रहे हैं कि एक मां का सेल, एक पिता का सेल, दोनों मिलते हैं तो गर्भ में एक जाइगोट बनता है, जाइगोट से धीरे धीरे मांसपेशियां ऊतक बनता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि इस गति से वो बढ़ता है, धीरे 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 वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन डेली बेस पे सेल के साथ क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं एक वयस्क आदमी हूं, आप एक वयस्क आदमी है, कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है। इनके शरीर के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है, डेली की क्या एक्टिविटीज है, डेली की क्या नीड है, अगर हम इसको समझ गए तो हमको लगता है बाकी चीजों को समझना आसान हो जाएगा। और आज की ये वीडियो आपको वही समझाएगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, वहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप स्क्रीन करता दिख है रही है और साहब? खुद को बड़ा करने के साथ ही वो अपने जेनेटिक मटेरियल को भी साइज में 2 गुना कर लेता है। फिर हेलो, थोड़ा क्लियर कीजिए तो सही जी। स्क्रीन दिख रही है? जी सर। ओके, आवाज क्लियर है ना? चलिए ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए, जब एक नया नया सेल डिवाइड हुआ होता है अपने पेरेंट सेल से, तो सबसे पहले वो पोषण ले लेकर खुद को बड़ा करता है, और खुद को बड़ा करने के साथ ही वो अपने जेनेटिक मटेरियल को भी साइज में 2 गुना कर लेता है। फिर बाद में वो सेल क्या करता है, अपने आप को 2 भागों में बांटकर हमारे शरीर में ग्रोथ का काम करवाता है। हमारी सेल अगर संख्या में बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर का ग्रोथ भी होगा, और साथ ही साथ जो पुराने डेड सेल हो जाते हैं, जिनका शरीर में अब कोई काम नहीं रहता, उन्हें रिप्लेस करने का काम भी सेल डिवीजन के थ्रू ही होता है।
ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी ये वीडियो देखते देखते ही आप में न जाने कितने हजारों करोड़ों सेल डिवाइड हो गए होंगे। अब ऐसी चीज आपके शरीर में चल रही है और आपको पता ना हो, ये तो बिल्कुल अन्याय है स्वयं के साथ। चलिए जानते हैं कि सेल डिवीजन आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको सेल साइकिल के बारे में समझना पड़ेगा। ये शब्द आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सेल साइकिल। जैसे ही कोई नई सेल का निर्माण हुआ होता है तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि सेल पोषण लेकर अपने आकार को बढ़ाए। एक सेल में कई सारी क्रियाएं होती रहती हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस वगैरह होता रहता है जो इनके साइज को बड़ा करने में मदद करते हैं। जो सेल साइकिल होती है वो दो भागों में बटी हुई होती है। एक वो जब सेल अपने आप को पोषण देकर अपना साइज बड़ा करती है और दोबारा से डिवीजन के थ्रू दो सेल में बटने की तैयारी करती है, इसे इंटरफेस कहते हैं। और सेल साइकिल का दूसरा भाग होता है माइटोसिस। जब शरीर में गैमेट सेल जैसे स्पर्म और एग के अलावा बाकी के शरीर सेल, जिन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं, अपना डिवीजन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे शरीर में गैमेट सेल यानी सेक्स सेल के अलावा जो भी सेल्स होती हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं। देखिए, ये जो इंटरफेस होता है जिसमें सेल अपने आप को पोषण देकर आकार में बड़ा करती है, वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। G1 फेज, जिसे गैप 1 फेज या ग्रोथ 1 फेज के नाम से भी जानते हैं। S फेज, जिसे सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। G2 फेज, जिसे गैप 2 या ग्रोथ 2 फेज के नाम से भी जानते हैं। और ये पूरी सेल साइकिल लगभग 24 घंटे की होती है। कुछ स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो एक बार स्टेम सेल से डिफ्रेंशिएट होने के बाद दोबारा से कभी भी सेल डिवीजन नहीं करते हैं। ये G0 फेज में ही रहते हैं। जैसे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन स्टेम सेल से डिफ्रेंशिएट हुआ, वो जीवन भर आपके दिमाग में डिवीजन के पर्सपेक्टिव से साइलेंट रहेगा। कभी भी न्यूरॉन डिवीजन के थ्रू एक दूसरे न्यूरॉन का निर्माण नहीं करेगा। और हार्ट सेल भी इसी तरीके से ही होती है। मसल सेल भी G0 फेज में ही रहती है। इन सभी सेल को क्विसेंट सेल के नाम से जानते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमारे सोमैटिक सेल्स जो सेल साइकिल के प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो कैसे काम करते हैं। देखिए, ये इंटरफेस सेल साइकिल का लगभग 90% भाग होता है जो कि 20 से 22 घंटे तक चलता है। इसमें पहला G1 फेज में क्या होता है, इसमें S फेज के लिए जो जो चीजें आवश्यक होती हैं उन सब चीजों का इस फेज में सिंथेसिस होने लगता है। ये सेल साइकिल का 30 से 40% का भाग होता है, लगभग 10 घंटे का भाग। इस फेज में DNA पॉलीमरेज, RNA, mRNA, काम के प्रोटीन वो सब निर्मित होने लगते हैं। यानी ये फेज मेटाबॉलिकली बहुत ही ज्यादा एक्टिव फेज है। देखिए, G1 फेज के बाद सेल साइकिल अपने दूसरी फेज में पहुंचता है, जिसमें दूसरे फेज में पहुंचने से पहले इसमें पहले वाले फेज को एक चेक पॉइंट के थ्रू ये साबित करना होता है कि जो चीजें इस फेज में हुई हैं वो सब चीजें ठीक से हुई हैं कि भी नहीं। एक स्पेशल किस्म का प्रोटीन होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। ये क्या करता है, ये एक चेक पॉइंट की तरह होता है और ये वो सब चीजें चेक करता है। अगर सब चीजें सही से हुआ है तब ये प्रोटीन G1 फेज को आगे S फेज में प्रोसेस होने के लिए आगे बढ़ा देता है और ये वाला प्रोटीन यानी चेक पॉइंट का प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। S फेज में क्या होता है, DNA कंटेंट जो कि सेल के अंदर क्रोमेटिन के रूप में फैला हुआ है वो अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, यानी DNA रेप्लिकेट होने लगता है। जो एंजाइम सिंथेसाइज हुए थे जो DNA रेप्लिकेशन में मदद करते हैं वो सब DNA को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ जिस प्रोटीन के ऊपर DNA रैप रहता है यानी बंधा हुआ रहता है, हिस्टोन प्रोटीन, वो भी इस फेज में बनना शुरू हो जाते हैं। और सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल सेंट्रोसोम जो कि क्रोमोसोम के डिवीजन में मदद करता है, वो भी अब अपनी संख्या 1 से 2 करने लगता है रेप्लिकेट होकर। ये S फेज हमारे पूरे सेल साइकिल का लगभग 30 से 50% का भाग होता है, लगभग 10 से 12 घंटे का। इसके बाद एक और चेक पॉइंट SG2 चेक पॉइंट इस प्रोसेस को चेक करके सेल साइकिल के तीसरे फेज को आगे बढ़ाता है। ये चेक पॉइंट का जो प्रोटीन होता है दरअसल DNA में जो रेप्लिकेशन हुआ है वो चेक करता है कि ये रेप्लिकेशन सही से हुआ है कि नहीं। इसके बाद अगला फेज चालू होता है जो कि होता है G2 फेज यानी गैप 2 फेज या ग्रोथ 2 फेज। ये G2 फेज लगभग 10 से 20% भाग होता है पूरे के पूरे सेल साइकिल का, लगभग 2 घंटे का। और इसमें क्या होता है, इसमें काम के प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होकर कई सारी संख्या में बढ़ जाती हैं। अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा डिवाइड होकर बहुत सारे बन जाएंगे। इसमें बहुत सारे ATP का सिंथेसिस होता है ताकि सेल डिवीजन के समय बहुत ही हैवी मात्रा में इस्तेमाल होने वाले ATP की आपूर्ति की जा सके। और इन सब के बाद हमारे सेल साइकिल का सबसे आखिरी स्टेज आता है जिसे M फेज कहते हैं, यानी माइटोसिस का फेज।
माइटोटिक फेज भी 2 फेजेस में जाकर बढ़ जाता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, जहां कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस से है और काइनेसिस का मतलब अलग होना, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म अलग होता है किसी सेल के डिवीजन के समय। एक काम करते हैं, इस बात को यानी इस एम फेज को हम ढंग से अगली वीडियो में समझ लेते हैं, ये माइटोसिस का फेज आखिर काम कैसे करता है। तब तक आप इस सेल साइकिल वाले वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको अगर जिंदगी में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो सबसे पहला हेलो, वीडियो देखा आप लोगों ने? हेलो, वीडियो देखा सर। आपने? आवाज जा रही है? जी सर। जी, कितना समझ में आया? बोलिए, कितना समझ में आया? अभी उतना समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही कठिन प्रोसेस है। समझाएंगे तब समझ में आएगा सर। हाँ, बहुत ही एक कठिन प्रोसेस होता है। क्लियर है? और इस कठिन प्रोसेस को पूरी तरह समझना ही थोड़ा कठिन होता है माय डियर, क्योंकि हम सोचिए सिर्फ एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम कई सारी चीजों की बात कर रहे हैं। सेल डिवीजन पे बात कर रहे हैं। अब सोचिए सेल डिवीजन कितना कठिन है इसको समझना। लेकिन एक चीज क्लियर हुई होगी, जो इस वीडियो के शुरुआत में ही बोला है कि सबसे पहले सेल क्या करता है, जैसे ही जाइगोट के रूप में बॉडी के अंदर आता है, सबसे पहले क्या करता है, तो ये न्यूट्रिशन लेकर, क्या लेकर? न्यूट्रिशन। इन शब्दों को ध्यान से जानिएगा। वो न्यूट्रिशन लेकर अपने आप को डिवाइड करता है। क्या करता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सब क्या है? इससे सब न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन लेकर अपने आप को, यानी कि सेल अपने आप को डिवाइड करता है। जब न्यूट्रिशन पाएगा तभी वो डिवाइड कर पाएगा। इसीलिए बोला गया है कि मां के गर्भ में जब बच्चा होता है, ऐसे समय में न्यूट्रिशन की जरूरत ज्यादा होती। क्यों होती है? तो उसके पीछे रीजन यही है कि उस समय सेल को, जो जाइगोट गया बॉडी के अंदर, जो सिंगल जाइगोट है, उसको डिवाइड होना होता है। जब डिवाइड होगा तभी एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण शुरू होगा। ये बेसिक है। और इसको अगर डिवाइड होना है तो न्यूट्रिशन की जरूरत है। इसीलिए बच्चा जब पेट में होता है तो कोशिश किया जाता है कि भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन दिया जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम टॉनिक के पीछे भागते हैं, केमिकल वार टैबलेट के पीछे भागते हैं, जो केमिकल के द्वारा बनाया गया है। हम उसके पीछे भागते हैं जिसकी जरूरत हमारे बॉडी को नहीं। हमारे बॉडी को क्या है? न्यूट्रिशन की जरूरत। और अगर न्यूट्रिशन की जरूरत है तो सिंपल सी बात है, हमें फूड की जरूरत है, हमें अच्छे खाने की जरूरत है। एक सिंपल सी भाषा में आइए, हमें किसकी जरूरत है? न्यूट्रिशन की जरूरत है, अच्छे खाने की जरूरत है, एक अच्छे फूड की जरूरत है, फलों की जरूरत है, सलाद की जरूरत है, न्यूट्रिशन से भरपूर फूड की जरूरत है। मेडिसिन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कहां भागते हैं? मेडिसिन की तरफ। और मैंने तो अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को देखा, काफी पढ़े लिखी लाभी थी। हमने कहा कि ये जो बच्चा पेट में है, इनको आप नेचुरल न्यूट्रिशन दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, डॉक्टर से पूछ लेंगे तो बताएंगे। डॉक्टर्स ने क्या किया? भाई देखिए, डॉक्टर किसी की गलती नहीं हम दे सकते। डॉक्टर के पास जो उपाय है वो लगा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने क्या किया? आयरन की गोली, फोलिक एसिड, ये सब को जो केमिकल बेस से बना हुआ है उसको उठा के दिया उन्होंने। अब जो बच्चा पेट में ही
जिसके सेल डिवाइड होने के लिए, ध्यान से समझिएगा इसको, जो बच्चा पेट में आया और उसके सेल को डिवाइड होने के लिए केमिकल बेस्ड न्यूट्रिशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्या उसका डिवाइडेशन बेहतर तरीके से होगा? अब कुछ लोग ये नहीं। कहेंगे, नहीं होगा। ना? अब यहां भी जब मार्केट में बात करेंगे तो कुछ लोग ये बोल देंगे कि अरे सर हो तो क्या बोलेंगे, अगर होता नहीं तो बच्चा होता कैसे? तो हमारा इसका जवाब एक ही चीज है, बच्चा तो हो गया लेकिन फिर बीमार क्यों है? बच्चा तो हो गया, फिर बीमार क्यों है वो? वही वो केमिकल के बराबर वजह से सर। केमिकल की वजह से वो बार बार हॉस्पिटल्स क्यों जा रहा है? उसका ग्रोथ क्यों रुक रहा है? ये सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो एक चीज निकल के आती है कि नेचुरल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, अप्राकृतिक न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती, अननेचुरल चीजों की जरूरत बॉडी को नहीं है, नेचुरल जरूरत है। और ऐसी सूरत में देखा गया है कि सिजेरियन की वजह से बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, क्योंकि यहां भी एक तोड़ है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि एक बच्चा जब मां के पेट में रहता है तो उसको डबल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे डबल कैसे? तो एक जो पेट में है उसके सेल को डिवाइड होने के लिए अलग न्यूट्रिशन चाहिए, प्लस मां के शरीर के सेल को न्यूट्रिशन ग्रोथ करने के लिए या फिर डिवाइड होकर फिर नया बनने के लिए या फिर जो भी प्रक्रिया है उसको रिपेयर करने के लिए एक अलग न्यूट्रिशन चाहिए। कुल मिला जुला के उस समय डबल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जो बच्चे को भी ग्रोथ करा सके और जो मां को भी ग्रोथ करा सके। ये दोनों की जरूरत है कि नहीं है सर। अभी क्या है, क्या ऐसा हो पा रहा है? हम डबल न्यूट्रिशन दे पा रहे हैं? इसीलिए बोला गया है कि जब बच्चा पेट में हो उस समय पोषक तत्वों की जरूरत बॉडी की बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डबल न्यूट्रिशन, क्योंकि मां के शरीर को भी तो अपने आप को मेंटेन करना है, मां के सेल की कोशिकाओं को भी तो अपने आप को मेंटेन करना है। और माय डियर फ्रेंड, जब ये मेंटेन करता है उस समय इसको एक ही चीज की जरूरत है, वो है न्यूट्रिशन। लेकिन हम कहां लेके जाते हैं? हम भागते हैं दवाइयों की तरफ। दवाइयां बड़ी अच्छी है अपनी जगह पे, लेकिन भाई बिना दवाई के काम चलने वाला भी नहीं है। लेकिन यहां पर एक लेकिन है, वो लेकिन ये है कि कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, केमिकल बेस या फिर नॉन केमिकल बेस, प्राकृतिक या फिर अप्राकृतिक? प्राकृतिक सर। प्राकृतिक चाहिए। लेकिन अभी कंडीशन क्या है? मैंने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से ये बात किया, उन्होंने बोला डॉक्टर की सलाह लेंगे तब जाके हम करेंगे। अब सेव खिलाने में डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ रही है, संतरा खिलाने में डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ रही है, चुकंदर खिलाने में डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ रही है। और अगर उस डॉक्टर की सलाह अच्छी है, मैं डॉक्टर को बुरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर उस डॉक्टर की सलाह पूरी तरह 100% रिलायबल है, राइट है, तो फिर लास्ट में सिजेरियन ऑपरेशन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मेडिकल साइंस की अगर बात करेंगे तो नियम से सिजेरियन या फिर ऑपरेशन उस स्टेज के लिए बनाया गया है जिस स्टेज में बच्चा टेढ़ा हो, उल्टा हो, या फिर कभी कभी होता है मां के गर्भ के अंदर वो जो कमर के नीचे देखते हैं ना, एक छेद टाइप होता है, वहां का जगह थोड़ा संकरा होता है, तब ऐसी सूरत में ऑपरेशन बनाया गया था। लेकिन आज क्या है, एक फैशन बन गया है। और लेडीज भी बहुत सारी ऐसी हो गई है, गलती सिर्फ वही नहीं है,
लेडीज भी बहुत सारी ऐसी हो गई हैं जो उस दर्द को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है उनके अंदर। वो खुद बोलते हैं कि हमारा ऑपरेशन करो। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा भी देखा बहुत महिलाओं को, जो उनको बोला गया है कि थोड़ा दर्द बढ़ने दो, तो नहीं हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारा ऑपरेशन करो। और खास करके जब बच्चा पैदा होता है, अगर उस समय उस महिला की मां वहां पर है तो मामला और गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है मेरी बेटी इतना दर्द सह रही है, ये बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, जबकि वही काम उसने भी किया है, तभी तो वो बेटी आई है। तो वो भी पक्ष में आती है कि नहीं मेरी बेटी का ऑपरेशन हो जाए। ऐसी सूरत में मैंने देखा है, इस चीज को गलत मत समझिएगा, ऐसा मैंने देखा है अपनी आंख के सामने। जहां पर जिस बच्ची को बच्चा पैदा हो रहा है, अगर उसकी माँ वहां पर है तो वो दर्द होने ही नहीं देती है। वो कहती है बड़ा दर्द हो रहा है, इसको ले चलो ऑपरेट करा दो। तो कुछ होमर मेंटालिटी भी यहां पर काम करती है, जबकि जरूरत किस चीज की है? 100% नेचुरल पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और हम लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर बहुत सारा नॉर्मल बच्चा पैदा कराया सिर्फ प्राकृतिक न्यूट्रिशन देकर, नेचुरल न्यूट्रिशन देकर पैदा कराया माय डियर। क्यों? क्योंकि वहां भी बच्चे का भी सेल ग्रोथ हुआ अच्छे से, बच्चा भी ग्रोथ किया अच्छे से, और माँ के भी बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन गया। वो भी कैसा? प्राकृतिक, नेचुरल, अननेचुरल नहीं गया, जिससे माँ ने भी ग्रोथ किया। और जब दोनों ने ग्रोथ किया, दोनों की बॉडी स्ट्रांग थी, दोनों का सिस्टम स्ट्रांग था, जिसकी वजह से नॉर्मल बच्चे पैदा हुए। ठीक है, तो ये तो था शुरुआती दौर की। लेकिन डिवीजन के बाद क्या होता है? डिवीजन के बाद भी जो भी करना है, जितना भी आपने वीडियो देखा होगा, वो यही दिखा रहा है कि डिवीजन के बाद, डिवीजन के लिए सबसे पहले बॉडी को जरूरत है न्यूट्रिशन की, यानी कि सेल को जब ग्रोथ करना होता है तो वहां पर जरूरत होती है न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की। वहां जरूरत होती है प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की। और कुछ सेल्स बॉडी के ऐसे होते हैं जो डिवीजन में भाग ही नहीं लेते जाते, वो जीरो फेज में होते हैं, जैसे न्यूरॉन्स के सेल। इसीलिए क्योंकि यहाँ की सेल की रिपेयरिंग मेंटेनेंस जल्दी नहीं होता है, ये डिवाइडेशन इनका नहीं होता है, इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ के सेल जब डाउन हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसे समय में मेडिसिन काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती? क्योंकि ऊपर वाले ने सिस्टम ही नहीं बनाया है, ऊपर वाले ने इसका सिस्टम ही नहीं बनाया है। जब वो सिस्टम ही नहीं बनाया है तो फिर इसको डिवाइडेशन आप कैसे करेंगे? इसीलिए यहां की कोशिकाएं मरना ज्यादा जानती हैं, बनना ना के बराबर जानती। और इसके नीचे होता है, लेकिन खास करके हार्ट के सेल में और मसल्स के सेल में, क्योंकि हार्ट क्या है? हार्ट भी एक मसल से बना हुआ है। हार्ट किससे बना हुआ है? मसल से। उसके अंदर हड्डियां नहीं, वो मसल से बना हुआ है। तो हार्ट के सेल भी जीरो फेज में रहते हैं, आपने अभी देखा है यहाँ पे। ये भी ज्यादा डिवाइड नहीं होते, इसके सेल भी ज्यादा डिवाइडेशन नहीं होता है बाद में। यही कारण है कि चूंकि इसको रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, इसको मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए? मेंटेन रखने के लिए चाहिए न्यूट्रिशन। और आजकल न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर कम जा रहा है, वो भी नेचुरल न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, अननेचुरल न्यूट्रिशन जा रहा है, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में केमिकल है। जैसे आप मार्केट से लेकर डब्बा बंद एक जूस आप लेके आते हैं, आपको लगता है इसमें भरपूर न्यूट्रिशन है, लेकिन आपको क्या लगता है कितने % है? मैंने उसमें पढ़ा है कहीं 10% है, कहीं 5% है। मैं एक अनार का जूस लाया था 1 लीटर का, 120 रुपए का, ब्रांड नहीं याद आ रहा। जब मैंने उसको अच्छे से स्टडी किया उसके इंग्रेडिएंट पर, तो पता क्या चला, उसमें अनार का जूस था, लेकिन कितना था? तो 20%। तो 80% क्या था? 20% था, लेकिन 80% क्या था? तो माय डियर फ्रेंड, 80 का 80%
प्रेजेंटेटिव, केमिकल्स, ये चीजें उसके अंदर डाली गई थी। मात्र 20%। अब चलिए 20% का लाभ तो आपको मिलेगा, मैंने कहा था लाभ नहीं मिलेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा, भरपूर मात्रा में मिलेगा। लेकिन हमको बस एक चीज बता दीजिए, जो 80% है वहां पर उनका क्या काम है, वो क्या करेंगे वहां पर आपके बॉडी के साथ, आपके सेल्स के साथ, आपके मेटाबॉलिज्म के साथ, आपके लीवर के साथ, आपके पैंक्रियाज के साथ, आपके हार्ट के साथ, वो क्या करेंगे, आपके ब्लड वेसल्स के साथ वो क्या करेंगे, क्योंकि हमला जी हमला बोलेगा। हमला बोलेगा। जब हमला बोलेगा तो क्या होगा, बीमारियां हो गई, शरीर कमजोर होगी, बीमार होगा सर। वो बीमार होगा। सही है। अभी देखिए हमारे पास एक बुक है, मैंने इस बुक को खोला है, क्या लिखा है, 10 सेल। तो सेल के अंदर क्या होता है, पहला होता है सेल वॉल, लिखा है इट इज द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द लिविंग सेल, मतलब उसके बाहर का एक लेयर होता है, एक दीवार होती है वो। इट इज देयर लेयर स्ट्रक्चर मेड अप लिपिड एंड प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है। इट मेजर अप्रोक्सीमेटली 17 in the thickness. The cell wall allow the diffusion of substance into and out of the cell, मतलब इनको बाहर निकलने से रोकता है। क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। यानी कि कोशिका के अंदर भी पानी होता है यानी प्लाज्मा के रूप में, और कोशिका के बाहर भी पानी होता है। अब जो ये केमिकल बेच जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सेल के लेयर को तोड़ रहा है। समझिए, जो 20% गया वो आपके सेल के लिए था, लेकिन जो 80% गया वो आपके सेल के लिए नहीं था। तो वो करेगा क्या, वो करेगा ये कि सेल वॉल यानी कि इस दीवार को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। और जब दीवार को तोड़ेगा तो जो इंट्रासेलुलर फूड है, यानी कि जो पानी आपके कोशिका के अंदर है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फूड है जो पानी के बाहर है, बीच की दीवार टूट गई तो दोनों आपस में क्या करेगा, मिल जाएगा। और माय डियर फ्रेंड, इनको मिलना नहीं होता है, इनको मिलना नहीं होता है। तो यहां क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फूड और एक्स्ट्रा सेलुलर फूड आपस में मिक्स हो जाते हैं, और जब मिक्स हो गए तो क्या हुआ, वो सेल क्षतिग्रस्त हो गया, यानी कि उस सेल का ह्रास हो गया। अब केमिकल के द्वारा जो ह्रास हुआ उस सेल का, उस ह्रास को आप कैसे पूरा करेंगे, जो डिफ्यूजन आया वहां पर, जो डिस्ट्रॉय हो गया वो सेल, खत्म हो गया वो सेल, उसको आप कैसे पूरा करेंगे माय डियर फ्रेंड, एक लाइन में हमको जवाब दीजिए। हुआ क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन के चक्कर में हमने केमिकल घुसेड़ दिया इसके अंदर, उसकी क्या जरूरत है। दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस। इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ सेल। ये क्या होता है, सेल का सेंटर होता है। इट इज मोर और लेस स्फेरिकल इन शेप। इट इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। द न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियस और एक होता है क्रोमोटीन, यानी कि दो चीजों में ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, फिर इसके अंदर माइक्रोसोम होता है। समझिएगा, केवल इसके पार्ट समझिएगा, केवल एक छोटी सी चीज जो आप सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, उसके अंदर कितनी चीजें होती हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, माइक्रोसोम होता है, फिर ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म। इसका सबका अलग अलग वर्क होता है, लेकिन हम समझते हैं फंक्शन ऑफ सेल। सेल करता क्या है, ये तो अभी अंदर के पार्ट है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहां पर छोड़ रहा हूं, अभी आपको बता नहीं रहा, लेकिन इसका फंक्शन देखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है। लिखा है द फॉलोइंग आर द इंपोर्टेड फंक्शन परफॉर्मेड बाय ए सेल। तो लिखा है
ingestion and assimilation, the cell ingest chemical substance like amino acid. अब अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड प्रोटीन का ही एक पार्ट होता है और प्रोटीन जाता है तो अक्सर अमीनो एसिड में ही टूटता है, ठीक है। और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें अमीनो एसिड डायरेक्ट फॉर्म में पाया जाता है, खास करके आपके स्पिरुलिना के अंदर, क्योंकि बॉडी का जो स्ट्रक्चर का मतलब जो आप बनावट देख रहे हैं वो किससे बनता है? अमीनो एसिड से। अगर आपके बॉडी के बाहर का स्ट्रक्चर अमीनो एसिड से बना तो आपके सेल का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है? वो भी अमीनो एसिड से बन रहा है। बॉडी में कहीं भी अगर स्ट्रक्चर का निर्माण करना है तो अमीनो एसिड चाहिए माय डियर फ्रेंड, और स्पाइरुलिना के अंदर बॉडी के लिए सभी जरूरी अमीनो एसिड डायरेक्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है। देखा, अमीनो एसिड फ्रॉम इंट्रासेलुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दिस सब्सटेंस आवर यूज्ड टू बिल्ड अप कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस लाइक प्रोटीन। मतलब ये प्रोटीन का एक पार्ट है और ये क्या करता है? इसको बिल्डअप, इसके स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। और आगे क्या करेगा? लिखा है दिस सब्सटेंस आर यूज्ड टू बिल्डअप। बिल्डअप का मतलब क्या है? ग्रोथ करने का काम करता है माय डियर फ्रेंड। फिर क्या होता है? ग्रोथ एंड रिपेयर। फिर ये क्या करता है अपने आप में? द इंजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड मटेरियल आर यूज्ड टू सिंथेसिस न्यू प्रोटोप्लाज्म, यानी कि सिंथेसिस के माध्यम से ये न्यू प्रोटोप्लाज्म बनाता है। दिस लीड टू इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। और ये प्रक्रिया क्यों जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है ताकि आपका सेल अपने शेप और साइज को मेंटेन करके अपना ग्रोथ कर सके। लिखा है आल्सो वर्न आउट पार्ट ऑफ द सेल आर रिप्लेस्ड बाय दिस प्रोसेस। फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, आल्सो वर्न आउट पार्ट ऑफ द सेल आर रिप्लेस्ड बाय दिस प्रोसेस, यानी कि जो आउट लेयर होता है माय डियर। फिर इस सबको मतलब ये समझिए कि एक प्रक्रिया है ये इंसान को जिंदा रखने की, ये होना चाहिए। बाद में क्या है? मेटाबॉलिज्म। दिस इन्वॉल्वेड टू प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म आपने सुना होगा, इनका मेटाबॉलिक प्रोसेस गड़बड़ हो गया। तो एक होता है एनाबॉलिज, इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज, एक होता है कैटाबॉलिज। एनाबॉलिज में क्या है? इन विच द ingested and assimilated food material is used for growth and repair, यानी जो आप फूड लेते हैं उसके अंदर का जो मटेरियल होता है एनाबॉलिक प्रोसेस में, ये उसको लेता है अपने ग्रोथ के लिए और अपने रिपेयरिंग के लिए। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए? रिपेयरिंग के लिए। जब हम मार्केट के अंदर बोलते हैं कि ये चीज खाइए, ये आपके बॉडी को रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करेगा, लोगों के समझ में नहीं आता। लेकिन सोच लीजिए, फूड के अंदर का जो मटेरियल होता है सेल को वो चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि उससे वो अपना मटेरियल यूज कर सके। किसके लिए? ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, क्योंकि तोड़ फोड़ तो होनी है। सोचिए, आप एक घर में चूल्हा रखिए, सीधा सा उदाहरण लेते हैं, घर में चूल्हा रखिए लकड़ी पर खाना बनाने वाला, सब क्या होगा? अच्छा वो बात बताइए, वो लकड़ी लगाते लगाते, खाना रखते रखते, उतारते उतारते, रखते रखते, उतारते उतारते, वो टूटता फूटता है कि नहीं टूटता फूटता है? जितनी महिलाएं बताएं, वो टूटता फूटता है कि नहीं टूटता फूटता है? अभी ये नाबेलू के समझ रहे हैं? सर टूटता है सर, टूटता है। तो आप लोग उसको रिपेयरिंग के लिए क्या करते हैं? रोज उसको लीपते हैं। सही बोल रहा है? जी सर। रोज उसको लीपते हैं और उसकी पोताई करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि तोड़ फोड़ रिपेयर हो जाएगा। अब आप लीप रही हैं, आपने देखा इतना फूटा हुआ, तुरंत मट्टी लगाकर उसको बंद कर देती है। वही चीज आपके सेल के अंदर हो रहा है। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म, मतलब ये खाना जो जा रहा है इसी सेल के लिए ही जा रहा है। अब यहां पर जो अब निर्माण कार्य शुरू करेगा तो यहां भी तोड़फोड़ होगी, पक्का है। अभी केमिकल को थोड़ा बगल रखिए, एक नॉर्मल प्रोसेस है ये। तो जब इसके अंदर तोड़फोड़ होगी तो वो रिपेयर कैसे होगा? वो होगा आपके फूड के मटेरियल से। अब आपके सेल का एनाबॉलिक का प्रोसेस इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसा फूड दे रहे हैं, क्योंकि जैसा फूड होगा बॉडी के अंदर वैसी ही मटेरियल बनेगी।
अब वो अनार का जूस ला रहे हैं, उसमें 20% अनार है और 80% केमिकल है। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि कैसा मटेरियल आपके सेल के अंदर गया। वो तोड़ फोड़ की मात्रा और बढ़ेगी और रिपेयरिंग की मात्रा घटती जाएगी माय डियर फ्रेंड, क्योंकि उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जब उसमें रिपेयरिंग का मटेरियल ही नहीं है, आप रिपेयर कैसे करोगे? खुद सोचिए, नजर लगाइए। इस मेटाबॉलिज्म के अंदर दूसरा चीज है कैटाबॉलिज्म। फिर यहां लिखा है इन विच फूड मटेरियल। अब यहां पर आ गया फूड मटेरियल, सारी चीजें इसी पर डिपेंड है। मैं बताना क्या चाहता हूं वो चीज समझिएगा। मेरा काम यहां आपको सेल के बारे में पढ़ाना नहीं है, मेरा काम आपको सेल के बारे में सिखाना नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सेल की हर प्रक्रिया में आपको फूड मटेरियल का नाम आएगा। फूड मटेरियल। अब यहां पे लिखा है एनाबॉलिक हो गया, फिर यहां आएगा कैटाबॉलिक। अब कैटाबॉलिक में क्या लिखा है कि इन विच फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। क्या लिखा है? इन विच फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। अब जैसा आप फूड मटेरियल देंगे, आपका सेल उसी हिसाब से एनर्जी बनाएगा। जब एनर्जी बनाएगा फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ सेल, फिर वो सेल के फंक्शन को उसी तरह से मेंटेन करेगा माय डियर फ्रेंड। क्या हो गया? एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक की प्रक्रिया क्यों जरूरी है कि इसमें सेल ग्रोथ करता है और रिपेयर होता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? एनर्जी बनती है, लेकिन कैसी? जैसा आप फूड मटेरियल देंगे वैसा ही बनेगा। ये दो एक लाइन को कभी मत भूलिएगा। जैसा फूड मटेरियल देंगे वैसा ही होगा। आप सोचिए कैसा फूड मटेरियल दे रहे हैं, कितना शुद्ध फूड मटेरियल आप दे रहे हैं। बोलिए, हेलो, साथ में बोलिए, कितना बढ़िया आप फूड मटेरियल दे रहे हैं। नहीं तो इसमें तो बताएंगे तो बहुत लंबा है, समझने के बाहर आ जाएगा। इसमें हमारी अन्य बहुत कुछ है, लेकिन हमको वहां तक नहीं जाना, हमको बस समझना है। कहा जाता है अगर हमारे सेल का मेटाबॉलिज्म सही रहे और हमारा एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक सही रहे तो हमारा सेल ग्रोथ भी करेगा, एनर्जी भी बनाएगा। लेकिन एनाबॉलिक कैटाबॉलिक चलेगा कैसे? तो ये चलेगा आपके फूड मटेरियल पर। आप खुद दिमाग लगाइए, आप खुद सोचिए, आप कैसा फूड मटेरियल इसको दे रहे हैं, कैसा फूड मटेरियल दे रहा है। शरीर को जैसा चाहिए वैसा नहीं दे पा रहे हैं सर। नहीं दे पा रहे हैं, वही दे रहे हैं। 20% अनार है और 80% केमिकल, और पीते हैं तो कहते हैं वाह मैंने तो जूस पिया। अरे क्या होगा? शोले में एक डायलॉग है जहां पे गब्बर पूछता है, अरे ओ कालिया तेरा क्या होगा रे? आज मरीज डॉक्टर से पूछता है, ओ डॉक्टर साहब मेरा क्या होगा? तो डॉक्टर कहता है बिगाड़ किया तो आया 5 साल में, अब तू बोल रहा है 5 महीने में सही कर दे, तो मैं सही कैसे करूं? क्योंकि एनाबॉलिक कैटाबॉलिक एक ऐसी प्रक्रिया है माय डियर फ्रेंड। देखिए हमारे शरीर के लिए क्या जरूरी है, फंक्शन तो सब समझना जरूरी है, लेकिन हम क्या समझना है? हमको ये समझना है कि हमारा शरीर ग्रोथ कैसे करेगा, हमारा शरीर रिपेयरिंग मेंटेनेंस में कैसे रहेगा, हमारे शरीर में एनर्जी कैसे बनेगी। एनर्जी बनाना है तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। एनाबॉलिक कब मेंटेन होगा? जब आप जैसा फूड देंगे वैसा ही मेंटेन होगा, क्योंकि यहाँ पर सेल का ग्रोथ होगा, सेल का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस होगा। और कैटाबॉलिक में क्या होगा? यहां पर एनर्जी बनेगी जिसके वजह से सेल अपने फंक्शन में मेंटेन करके काम करना स्टार्ट करेगा। यहां भी उसी चीज पर डिपेंड करता है जैसा आप फूड मटेरियल देंगे। सोचिए, फंक्शन को समझ रहे हैं क्या काम करता है? यानी कि हमारा सेल ही हमारे बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो कैसी एनर्जी बनाएगा? जैसा फूड मटेरियल देंगे। एक सीधा सा साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें और बताइएगा गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। आप रोज मीट मछली अंडा खाइए, मतलब मांसाहारी पर ज्यादा रहिए, आपका विचार कैसा होगा?
माय डियर फ्रेंड, हाँ। ऐसे लोग हिंसक प्रवृत्ति हो जाते हैं। क्यों जफरी जी, कैसा विचार? मांसाहारी विचार होगा। सही है ना, हिंसक प्रवृत्ति आएगी। ये तो कहावत है, जैसा खाना होता है वैसा ही मन बनता चला जाता है। तो क्या होता है कि हिंसक प्रवृत्ति। हाँ बताइए परमन, बोलिए परमन जी। ऐसा करने का मन। हाँ, तो यहाँ पर कौन से विचार आएंगे? हिंसक विचार ज्यादा आते हैं। अब आप फूड मटेरियल ज्यादा खाते हैं, ज्यादा आप फलों पर रहते हैं, ज्यादा आप सब्जियों पर रहते हैं, ज्यादा आप सलाद पर रहते हैं। अब यहाँ मानसिक विचार कैसे होंगे? सोचिए, अगर ये मन को इतना प्रभावित कर सकता है माय डियर फ्रेंड, हमारे सेल्स को कितना प्रभावित है? कुछ सोचिए यहाँ पर। अगला प्रक्रिया, इस सेल के अंदर रिस्पिरेशन भी होता है। इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग थॉट ब्लड टू टिश्यू एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शन ऑफ सेल। यानी कि क्या होता है, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, रिड्यूस करता है, फिर उसको ये सांसें निकाल के बाहर करती है। यह प्रक्रिया क्यों जरूरी है? सेल को जिंदा रखने, और बिना ऑक्सीजन के सेल के अंदर एनर्जी नहीं बनेगी। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी सही होना चाहिए अगर आप चाहते हैं सेल सही रहे। तो एक्सरेशन का भी काम करता है। द सेल एलिमेंट वेस्ट प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम कैटाबॉलिज्म इनटू द, यानी कि जब कैटाबॉलिज्म, जब एनर्जी बनती है बॉडी के अंदर इनटू द इंटेस्टाइनल फ्लूइड, दिस प्रोडक्ट आर कैरीज बाय ब्लड फॉर एलिमिनेशन थ्रू लंग एंड किडनीज। अब सोचिए क्या होता है, जब कैटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी बनती है, उस एनर्जी में बहुत सारा कचरा भी बनता है। तो वो कचरा कहाँ जाता है? वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। वो कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। और ब्लड कहाँ ले जाता है? तो दो जगहों पर ले जाता है। एक ले जाता है आपके फेफड़ों में, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकाल देता है, और एक ले जाता है आपके किडनी में। आपका किडनी इसको यूरिन के माध्यम से छान के बाहर निकाल देता है। सोचिए, इतनी जटिल प्रक्रिया। इरिटेबिलिटी एंड कैरेटिबिलिटी लिखा है, द सेल इज एक्टिव बाय मीन्स ऑफ दिस टू फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन पे ये एक्टिव होता है। लिखा है, द सेल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेट लाइक फिजिकल, केमिकल, थर्मल। उसके बाद समझा रहे हैं इसको क्या है, ठीक है, एंड मैकेनिकली बाई contracting our the impulse in conducted as that occur in a nerve cell। कहां से कनेक्ट है? ये नर्व सेल से। इरिटेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। इरिटेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर जो सेंसेशन होता है, चींटी लगा रेंगने, तो ये क्या होता है? ये वही से होता है, नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करके ये वहां से आपको बताता है। रिप्रोडक्शन का काम भी सेल ही करता है। लिखा है, आफ्टर ग्रोइंग इन द ऑप्टिमम साइज इन द सेल डिवाइडेड इनटू टुगेदर सेल रिप्रोडक्शन ऑफ सेल ऑकर बाई मेस्टोटिस और मायोस्टोटिस। अब ये देखिए, दो प्रक्रिया और स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव भी होना है। 4 सेल मर रहे हैं तो 4 सेल बनना है, 5 सेल मर रहे हैं तो 5 सेल बनना है, 10 सेल मर रहे हैं तो 10 सेल मरना है। ये सेल मरेंगे और फिर इनको सेल को बनना भी, क्योंकि हर सेल की अपनी एक उम्र होती है। जैसे WBC भी एक सेल है, इसकी उम्र होती है 4 दिन। ऐसे ही हर सेल का एक एज है, उस एज के अंदर उसको मरना है, फिर नया बनना है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं माइटोसिस। और इसमें दो चीजें होती है, एक प्रोफेज होता है, एक मेटाफेज होता है, फिर एक इसमें एनाफेज होता है, फिर टेलीफेज होता है। माय डियर फ्रेंड, एक चीज समझ जाइएगा, बॉडी का सबसे मेन इकाई है सेल, और अगर सेल का फंक्शन सही रहे तो सब कुछ सही रहेगा। और सेल का फंक्शन सही करना है तो सबसे पहले हमको कहां जाना पड़ेगा? हमके अपने बॉडी के फूड मटेरियल को ध्यान से देखना पड़ेगा, हम अपने बॉडी में क्या डाल रहे हैं, क्योंकि जो भी आप बॉडी में डालेंगे सेल उसी को एग्जॉर्ब करेगा। अब आप केमिकल डाल रहे हैं तो केमिकल एग्जॉर्ब करेगा, अगर आप अमृत डाल रहे हैं तो अमृत एग्जॉर्ब करेगा, अगर आप अनार डाल रहे हैं तो अनार के तत्वों को एग्जॉर्ब करेगा, अगर आप सेव डाल रहे हैं तो सेव के तत्वों को एग्जॉर्ब करेगा।
क्योंकि एग्जाम तो उसी करेगा जो उसको डालेंगे, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया मैंने पढ़ के सुनाया सिर्फ इसीलिए ताकि हम ये समझें कि जैसा फूड मटेरियल होगा वैसा ही हमारे सेल का ग्रोथ होगा, जैसा फूड मटेरियल होगा वैसे ही हमारे सेल डिवाइड होंगे, जैसा फूड मटेरियल होगा वैसा ही हमारा सेल एनर्जी बनाएगा, जैसा फूड मटेरियल होगा वैसा ही हमारा सेल फंक्शन करेगा। फूड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है आपका सेल जल्दी डेड होगा कि जल्दी बीमार होगा कि जल्दी मरेगा, क्योंकि उसी सेल के साथ आपको बीमार होना है, उसी सेल के साथ आपको स्वस्थ रहना है और उसी सेल के साथ आपको इस दुनिया को छोड़ के चले जाना। और वैज्ञानिक सिद्धांत भी बोलता है भाई कि अगर कोशिका स्वस्थ है तो इंसान स्वस्थ रहेगा, कोशिका बीमार है तो इंसान बीमार होगा, और कोशिका मर गई तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। अब कोशिका स्वस्थ कब रहेगी? अब वो अब डिपेंड करता है आपके फूड मटेरियल पर, क्योंकि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक की जो प्रक्रिया है वो तभी होगी अच्छी जब आपका फूड मटेरियल जैसा देंगे वैसा ही। सोचिए, जैसा फूड मटेरियल देंगे वैसा ही। और डीएक्शन क्या देती है? मेरे साथ बोलिए, क्या डीएक्शन किसी बीमारी की दवाई देती है? नहीं नहीं, दवाई नहीं है। डीएक्शन क्या देती है? फूड देती है। और फूड देती एक प्रोडक्ट टोटल फूड है। गैनोडर्मा इज द किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी का राजा। ये क्या एक फूड है, इसको आप खाते हैं तो आपके सेल को अच्छा फूड मटेरियल मिलेगा, तो एनाबॉलिक और केटाबॉलिक की प्रक्रिया को मेंटेन करेगा, प्लस डिवाइडेशन को भी मेंटेन करेगा। इसको बोला गया था सेलुलर मेडिसिन ऑफ वर्ल्ड, यानी कि एक तरह से ये हमारे सेल के लिए औषधि है, लेकिन असल में औषधि नहीं है, ये हमारे सेल के लिए औषधि। और आपको एक चीज बता दें, अगर अच्छा फूड मटेरियल आप खाते हैं, अच्छा फूड खाते हैं, जैविक फूड खाते हैं, तो ये आपके सेल के लिए एक औषधि का काम करता है, एक मेडिसिन का काम करता है। क्यों? क्योंकि आपका सेल अच्छे से काम करता है, आपका सेल फंक्शन में काम करता है, आपका सेल अपने डिवाइडेशन को अच्छा करता है, आपका सेल जैसे मरेगा वैसे बनेगा, जैसे मरेगा, यानी कि रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और एनर्जी सब कुछ बैलेंस होकर चलता है हमारे लिए। तो गायनोडर्मा जरूरी है कि नहीं है? देख कौन सकता है? सिर्फ एक आदमी, दातुन डॉक्टर लिम्सियोजिन, बाकी और कोई नहीं। दुनिया कोई घूमा हुआ। बहुत लोग कहते हैं सर डीएक्शन हमको समझ में नहीं आता। भगवान करे आपको ना समझ में आए। अब कुछ लोग कहेंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं कि जो अपने बॉडी से प्यार नहीं कर सकता वो दुनिया में किससे प्यार करे? इसको समझना ही होगा। और दो तरह से समझने वाले आते हैं, एक पहले से समझ के अच्छा फूड मटेरियल देके अपने सेल्स को रिपेयरिंग मेंटेनेंस में ला लेंगे। एक होंगे कहेंगे अच्छा सुगरवा हो जाएगा तो वो डीएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उनसे बात कर लेंगे फिर। और मैंने बहुत लोगों को देखा, जब हेल्दी स्टेट में समझाया गया कि भैया इसको खाओ, तो उन्होंने कहा आज हमको जरूरत नहीं है। 2 साल बाद वो बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर आए तो हमने बोल दिया अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। बोले क्यों? हमने कहा देखिए ऐसा नहीं कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन इतना हैवी मात्रा में खाना पड़ेगा आपको कि आप उस बजट को बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। आप उस बजट को बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, वो बजट आपका बहुत बड़ा बनेगा। ये सर जी, सर जी उस परिस्थिति में भी इनको समझ में नहीं आएगा कि इतना जब बोलेंगे इतना इतना खाना पड़ेगा, तो बोलेंगे इतना खाना पड़ता है, इतना खाया जा सकता है, तभी नहीं समझ में आएगा। तो हम रहते हैं तो क्या बोलते हैं? हम साफ बोल देते हैं भैया आपके बजट के बाहर जाएगा। कहा जाएगा? आपके बजट के बाहर जाएगा, इससे अच्छा आप मत खाइए। साफ बोल देते हैं हम तो, क्योंकि फूड मटेरियल को आपने शुरू से बिगाड़ा। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक पहले से बिगड़ गया, सेल का लेयर पहले से टूट गया, सेल की एनर्जी पहले से नहीं बन रही है। पहले केमिकल आपने दिया, बार बार यहां बोला जा रहा है जैसा फूड मटेरियल देंगे। अब आप दवाओं को खाने की तरह खा रहे हैं। ऑप्शन तो 2 ही है, या तो खूब खाना खा लो बढ़िया तो दवाई नहीं खानी पड़ेगी, नहीं तो दवाओं को खाने की तरह खाना पड़ेगा आपको। तो गायनोडर्मा इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर सेल। आपके ह्यूमन बॉडी के सेल के लिए गायनोडर्मा लूसिडम एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन।
दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या है? स्पिरुलिना। अब स्पिरुलिना क्या है? स्पाइरुलिना इज द सुपर सुप्रीमो फूड। क्या है? सुपर सुप्रीमो फूड। रिएक्शन कंपनी करती क्या है? गैनोडर्मा की भी खेती करती है भाई। फूड है तभी तो खेती होती है। इसकी भी खेती करती है, स्पाइरुलिना की भी खेती करती है, और एक शुद्ध वे में, एक प्राकृतिक वे में, न तो इसमें कुछ मिलाती है न तो कुछ करती है। इसमें जैसे प्रकृति से पैदा हुआ सिर्फ उसको पीस के अलग करके आपको दे देती है। जो खाने वाला मटेरियल है वो आपको परोस देती है। यानी कि रिएक्शन क्या करती है? एक बनी बनाई थाली आपके सामने रख रही है, भैया खाओ पियो और मौज करो और अच्छा फूड दो। जब अच्छा फूड मटेरियल जाएगा तो हमारे सेल का एनाबोलिक और कैटाबोलिक ये दोनों अच्छे से होगा। एनाबोलिक अच्छे से होगा तो सेल का ग्रोथ और सेल का रिपेयरिंग अच्छे से होगा, और कैटाबोलिक अच्छे से होगा तो सेल के अंदर एनर्जी अच्छे से बनेगी। साथ में अगर नोनी जूस को लगा देते हैं, मोरिंगा सिट्रोफोलिया, और बढ़िया है। जाकर देखिए रिएक्शन में इसकी भी खेती होती है। ये टोटल अच्छे फूड मटेरियल है जो हमारी बॉडी के लिए ही बने हैं। अभी तो आ गया च्यवनप्राश यानी कि लिक्विड च्यवनप्राश, अभी उसको खाइए। भारत की टॉपेस्ट, जैसे अश्वगंधा हुआ, तुलसी हुआ, जैसे आपका ये आंवला हुआ, ऐसे लगभग 15 से 20 हर्ब डाल के इस च्यवनप्राश को तैयार किया गया। लिक्विड च्यवनप्राश, नो केमिकल। आप उसको खाइए, वो आपको लाभ देगा। किसी भी चीज को हाथ लगा लेंगे वो टोटल नेचुरल प्रोसेस से है, पौधों से पैदा किया गया है और पौधे से ही निकाल के आपके सामने परोसा गया है। डीएक्सन इज अ रिलायबल कंपनी, और डीएक्सन क्या कर रही है? ये सिर्फ हमको एक अच्छा फूड मटेरियल दे रही है। क्या दे रही है? ये हमको अच्छा फूड मटेरियल दे रही है। और सीधी सी बात है, हमारे सेल का स्वास्थ्य इसी के ऊपर डिपेंड करता है हम कैसा फूड मटेरियल अपने बॉडी को दे रहे हैं। क्योंकि वीडियो को भी फिर भेजेंगे, देखिएगा वहां पे, उसमें भी बोला है, पहले ही क्या बोल दिया है कि सबसे पहले न्यूट्रिशन लेकर सेल अपने आप को डिवाइड करता है। यानी कि वहां भी उसको फूड मटेरियल की जरूरत है। भाग के जाएंगे कहां? ऑप्शन है कहां? ऑप्शन नहीं है माय डियर, ऑप्शन नहीं है। और अगर आप ये वीडियो देखते देखते यहां तक पहुंच गए हैं, आप ये चीज देखते देखते समझते समझते यहां तक पहुंच गए हैं, तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी, अगर फूड मटेरियल का ऑप्शन आप अच्छा नहीं ढूंढेंगे तो आपको अच्छी दवाई ढूंढनी पड़ेगी इस पूरे वर्ल्ड के अंदर माय डियर। अच्छी दवाई ढूंढनी पड़ेगी। खोजिए, मैं तो आपको अच्छा फूड मटेरियल दे रहा हूं, खोजिए, कहीं मिलने वाला नहीं है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि मेडिसिन आज मेडिसिन, मेडिसिन और ड्रग्स आर पॉइजन। समझिए इस चीज को, ठीक है? तो इन अच्छे फूड मटेरियल को इस्तेमाल कीजिए, गैनोडर्मा को इस्तेमाल कीजिए, स्पिरुलिना को इस्तेमाल कीजिए, नोनी जूस को इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि हमारी कंपनी डीएक्सन क्या करती है कि 100% इनकी खेती करती है, और खेती करने के बाद इनमें से जो खाने लायक चीजें वो आपको मुहैया कर देती है। बस इतना ही प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं। तो खाइए पीजिए, अच्छा फूड मटेरियल अपने शरीर को दीजिए माय डियर। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए, और अपने सेल को रिपेयर और मेंटेनेंस कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो ये सेल का प्रोसेस था, जो सेल यानी कि शरीर में आने के बाद सेल क्या करता है, कैसे ग्रोथ करता है, कैसे एनर्जी बनाता है, इस चीज को मैंने समझाने की कोशिश किया। और लास्ट में निचोड़ एक ही निकल के आया है। उस निचोड़ को याद रखिएगा। निचोड़ एक ही है कि अच्छा फूड मटेरियल अगर देते हैं आप अपने बॉडी को, तो आपके सेल को अच्छा फूड मटेरियल मिलेगा। और जब आपके सेल को अच्छा फूड मटेरियल मिलेगा तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस अच्छे से चलेगा। अब फिर यहां पर याद रखिएगा, एनाबॉलिक क्या है? जब आपका सेल फूड मटेरियल लेता है अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को रिपेयर करने के लिए।
कैटाबॉलिक क्या है? जब आपका सेल आपके बॉडी के अंदर वेरियस एनर्जी बनाता है जिससे आपको ताकत महसूस होती है, तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रक्रिया को सही करना है। दोनों अवस्थाओं में एक चीज की जरूरत है, वो है अच्छा फूड मटेरियल। और अच्छा फूड मटेरियल चाहिए माय डियर फ्रेंड, तो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं रिएक्शन का, जहां पे अच्छा फूड मटेरियल है, नॉट मेडिसिन। रिएक्शन के अंदर कोई मेडिसिन नहीं, ये फूड है। और इस फूड मटेरियल को फूड मटेरियल दे सकते हैं। अगर आपको इससे अच्छा कोई ऑप्शन मिलता है तो मैं आपको एकदम स्वतंत्र करता हूं, आप इससे अच्छा फूड मटेरियल भी अगर आप मिलता है तो ले सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, वो तरीका यह है कि अपने वजन को तौल लीजिए। आप अपने तौल लीजिए और उस वजन को तौलने के बाद, अगर आपका वेट 100 kg है, आदमी है, पर फोन करेगा तब भी नहीं उठाऊंगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप 100 kg के हैं, तो आप एक काम कीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो कंपनी की वजह से कंपनी का प्रचार कर रहा है। मैं कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, एक डॉक्टर की हैसियत से आपको वो चीज मुहैया करा रहा हूं, वो चीज बता रहा हूं ठीक है, जिसकी आपको जरूरत है, वो चीज आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, जिसकी आपको जरूरत है। जिस चीज की आपको जरूरत है वो चीज बता रहा हूं। वो चीज की जरूरत क्या है? अगर आप 100 kg है, आपको लगता है कि हम लोग कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, यहां काम करते हैं इसलिए हम बता रहे हैं, तो मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन दे देता हूं, वो दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। 100 किलो के हैं तो आधा किलो फल और आधा 500 ग्राम फल और 500 ग्राम सलाद डेली खाना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपके बॉडी को, सेल्स को अच्छा मटेरियल मिलने लगेगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो जैविक खेती से पैदा किया हुआ हो, ज्यादा दवाई वाला ना हो, ज्यादा कार्बाइड वाला ना हो। अगर ऐसा मिले आप लीजिए, आपके लिए वो भी एक अच्छा ऑप्शन। तो मैं भी कीजिएगा, क्या करना है, मौसमी फल और मौसमी सलाद ही लीजिएगा। ये 2 शर्तें हैं, अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड, तब भी आपका शरीर अच्छे से रहेगा। कैसा? मौसमी फल और मौसमी सलाद। बेमौसम का फल और बेमौसम का सलाद, ये दोनों आपके लिए पॉइजन हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति पैदा ही तब करती है जब उसकी आपको जरूरत होती है। नेचर को समझिए, नेचर समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे। क्लियर है? तो हमको लगता है काफी कुछ समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं पर स्टॉप की जाती है। ठीक है, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। थैंक यू।